आज हम पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन की दूसरी अवस्था जो है परागण। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि पुष्पीय पादपों में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का विकास किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे ये नर युग्मक परिपक्व होने के पश्चात मादा युग्मक तक कैसे पहुंचते हैं और इनमें संलयन की प्रक्रिया कैसी होती है। तो पहले देखिए परागण। परागण क्या होता है? एक परिपक्व परागकण का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण के नाम से जाना जाता है। परागण की प्रक्रिया जो होती है पादपों में दो प्रकार की होती है। एक होती है स्वपरागण, स्वपरागण, और एक होती है परपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ मतलब स्वयं से। जब एक परिपक्व परागकण उसी पौधे के एक पुष्प में उपस्थित वर्तिकाग्र तक पहुंचता है या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है। एक परागकणों का एक ही पुष्प में उपस्थित वर्तिकाग्र तक पहुंचना या एक ही पौधे में उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इस क्रिया को कहा जाता है स्वपरागण। परपरागण क्या होता है? पर मतलब दूसरे के द्वारा, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। इसमें कोई दूसरे अर्थात एक पौधे में उपस्थित परागकण का किसी दूसरे पौधे में उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। इस पौधे में उपस्थित परागकण का किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की प्रक्रिया को परपरागण के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे कि स्वपरागण करने वाले पादपों में क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है। तो सबसे पहले तो स्वपरागण करने वाले एक पादप जो होता है उसको द्विलिंगी होना चाहिए, अर्थात इसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग एक ही पुष्प में उपस्थित होने चाहिए, एक ही पौधे के एक ही पुष्प में उपस्थित होने चाहिए। दूसरा इनमें आवश्यक अनुकूलन होता है वह होता है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता का मतलब है कि दोनों नर और मादा प्रजनन अंग जो होते हैं एक ही समय में परिपक्व होने चाहिए। ये स्वपरागण करने वाले पादपों का एक आवश्यक अनुकूलन होता है। अगला अनुकूलन होगा पुष्प में कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए, तब ये स्वपरागण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो पुष्प होते हैं वह यदि छोटे हैं, यदि गंधहीन हैं, यदि रंगहीन हैं, तो ऐसे पादपों में भी स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जैसे ऑक्जेलिस, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे पादपों में दो प्रकार के पुष्प खिलते हैं। एक पुष्प जो होते हैं उन्मिलीय पुष्प कहलाते हैं और दूसरे जो होते हैं अनुन्मिलीय पुष्प कहलाते हैं। उन्मिलीय पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जो खिल जाते हैं, लेकिन अनुन्मिलीय पुष्प जो होते हैं ऐसे पुष्प होते हैं जो परिपक्व होने के पश्चात भी खिलते नहीं हैं, ये हमेशा बंद रहते हैं। इसको क्लिस्टोगैमस भी कहा जाता है। तो ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते, क्लिस्टोगैमस पुष्प, ऐसे पुष्पों में केवल और केवल स्वपरागण की प्रक्रिया ही हो सकती है। तो ये स्वपरागण के लिए पौधों में पाए जाने वाले आवश्यक अनुकूलन। चलिए देखते हैं कि पौधों में परपरागण के लिए क्या क्या युक्तियां पाई जाती हैं। तो पहला इनमें जो अनुकूलन पाया जाता है वह कहलाता है स्वयं बंध्यता। प्रकृति में कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनका परागकण परिपक्व होने के पश्चात उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरता है तो उनमें अंकुरण की क्रिया नहीं हो पाती है और वे नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसे पादपों को पर परागण करने की आवश्यकता
होती है। जैसे उदाहरण है अंगूर। पर परागण के लिए दूसरा अनुकूलन होता है एक लिंगता। बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब है कि एक पौधे पर केवल नर प्रजनन अंग उपस्थित होगा और दूसरा मादा प्रजनन अंग जो होगा वो उसी जाति के दूसरे पौधे में उपस्थित होगा। तो अब इनमें स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, इसीलिए अब ये क्या करेंगे, पर परागण करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पपीता। पपीता में एक वृक्ष जो होता है, एक पौधा जो होता है उसमें केवल स्त्री केसर पाया जाता है, तो दूसरा एक पौधा होता है उसमें केवल पुंकेसर पाया जाता है। तो इनमें भी पर परागण की प्रक्रिया होती है। तीसरा अनुकूलन होता है बंधन युति। बंधन युति एक ऐसा अवरोध, एक ऐसी बाधा होती है जो एक पुष्प के नर और मादा प्रजनन अंगों में उत्पन्न होती है। इस बाधा के कारण उस पुष्प का परागकण स्वयं वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाता है और उसे कीट पतंगों की आवश्यकता होती है। तो इस बाधा को बंधन युति कहा जाता है। आंख में इसी प्रकार से पराग कण बनते हैं जो समूहबद्ध होकर के एक विशिष्ट संरचना धारण कर लेते हैं, जिसे पॉलिनिया कहा जाता है। ये कीटों के द्वारा ही परागण कर पाते हैं। पर परागण का अगला अनुकूलन है प्रगुणता। प्रगुणता का मतलब होता है कि कुछ ऐसे भी पादप जिनका परागकण जब वर्तिकाग्र में गिर जाता है तो उनमें बहुत देर से अंकुरण की प्रक्रिया होती है। इस कारण ही ऐसे पादपों को पर परागण करने की आवश्यकता हो जाती है। पर परागण का अगला अनुकूलन है वह है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब होता है कि एक स्त्री केसर और एक पुंकेसर जो परिपक्व होते हैं उनका समयावधि जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। कभी कभी एक ही पुष्प में स्त्री केसर जो होता है पहले परिपक्व हो जाता है, जिसे स्त्री पूर्वता कहा जाता है, और पुंकेसर जो होता है, किसी किसी पौधे में पुंकेसर जो होता है वो पहले परिपक्व हो जाता है, जो पुंग पूर्वता कहलाता है। इस क्रिया के कारण ये पौधे जो होते हैं वो स्वपरागण नहीं कर पाते हैं और इसलिए इनको पर परागण करने की आवश्यकता होती है। पर परागण का एक और अनुकूलन होता है, वह होता है विषम वर्तिकाग्रता। विषम वर्तिकाग्रता का अर्थ है एक पुष्प में उपस्थित जो पुंकेसर होता है उसकी लंबाई और जो वर्तिकाग्र होता है उसकी लंबाई में अंतर का होना। इस अंतर के कारण जो पराग कण होता है वो स्वयं वर्तिकाग्र तक पहुंच नहीं पाता है, अतः इसके लिए उसको किसी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने देखा एक स्वपरागण की प्रक्रिया के लिए जीवों पादपों में कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए और पर परागण के लिए इनमें क्या क्या अनुकूलन होता है। पर परागण करने वाले पादपों में पौधों में एक माध्यम की आवश्यकता होती है और ये माध्यम जो होते हैं वो अजीवीय कारक भी होते हैं और जीवीय कारक भी होते हैं। पर परागण के अजीवीय माध्यम में से पहला माध्यम है वायु परागण। वायु परागण वह प्रक्रिया जिसमें पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए वायु माध्यम होता है। तो वायु परागण करने वाले पादपों में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। वायु परागित पादप जो होते हैं इनमें इनका पुष्प जो होता है वह छोटा होता है और ये पुष्प जो होते हैं वह रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, इनमें आकर्षक भी नहीं पाया जाता है, आकर्षणहीन होते हैं और मकरंद विहीन होते हैं। इस प्रकार से इनमें ये सारे अनुकूलन पाए जाने के कारण यह वायु के द्वारा परागित होते हैं। दूसरा इनमें अनुकूलन पाया जाता है जो वायु परागण करने वाले पौधे होते हैं, इनको बहुत अधिक पराग कणों को निर्मित करना पड़ता है। पराग कण की संख्या जो होती है वह अधिक होती है, जिसके कारण चूंकि यह वायु के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प में पहुंच रहे हैं
तो इनमें परागकणों की हानि भी ज्यादा होती है। इसीलिए इनमें अधिक संख्या में परागकणों को निर्मित करने की आवश्यकता होती है। वायु परागण करने वाले पादपों में जो परागकण होते हैं वे हल्के तथा चिकने होते हैं, जिससे वो आसानी से उड़ सके। इनमें कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जैसे चीड़, इनके जो परागकण होते हैं वो पंख युक्त होते हैं ताकि वो आसानी से उड़ सके। कुछ पौधे जो होते हैं इनके वर्तिकाग्र जो होते हैं वह रोएदार व चिपचिपे होते हैं ताकि वो आसानी से परागकणों को ग्रहण कर सके, जैसे धान, गेहूं आदि में। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो जब वायु के द्वारा परागण करते हैं तो इनमें जो वर्तिका होती है वह लंबी हो जाती है और वायु में लटकती रहती है, जैसे मक्का का जो रेशमी बाल होता है वह उसका वर्तिका होता है जो वायु में लटकता रहता है ताकि वो आसानी से परागकणों को ग्रहण कर सके। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जब इनमें परिपक्वता होती है तो पतझड़ के समय में ये परिपक्वता करते हैं ताकि इनको जब वायु परागण करना हो तो नई बनी पत्तियां जो है वह इनमें रुकावट उत्पन्न ना कर सके। इस प्रकार पादपों में जो वायु परागण की प्रक्रिया होती है उसके लिए इस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। पर परागण की दूसरा माध्यम के रूप में है जल परागण की प्रक्रिया। जल परागण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का माध्यम जल होता है। यह प्रक्रिया प्रायः जलीय पादपों में होता है, जैसे वेलिस्नेरिया है, हाइड्रीला है, स्टेरोफिलम है आदि। इन सभी में जल जो होता है वह परागकणों को उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करता है। जल परागण में हम पढ़ेंगे वेलिस्नेरिया में जल परागण की प्रक्रिया। वेलिस्नेरिया जो होता है एक पानी के अंदर विकसित होने वाला पादप होता है जो पूरी तरह से पानी के भीतर रह करके अपने आप को विकसित करता है। इसमें जो नर पुष्प का विकास होता है और जो मादा पुष्प का विकास होता है वह पानी के अंदर ही होता है, परंतु जब इनमें परागण की प्रक्रिया होती है तो इनका नर पुष्प जो होता है वह अपने शाखा से पृथक होकर, पौधे से पृथक होकर के जल की सतह पर आकर तैरता रहता है। और जिस समय परागण की प्रक्रिया संपादित होनी है उसी समय मादा पुष्प जो होता है उसका वृंत जो होता है वह भी अपने आप को खोल लेता है और यह जल की सतह पर, मादा पुष्प जो होता है वो भी जल की सतह पर आ जाता है। और जब मादा पुष्प जो होता है उसका जो वर्तिकाग्र होता है वह अपने आप को फैला लेता है और प्यालेनुमा संरचना के रूप में अपने आप को विकसित कर लेता है। और नर पुष्प जो होता है तैरते तैरते जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इनमें परागण की क्रिया हो जाती है और उसके पश्चात में ये पुष्प जो होता है वो पुनः जल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार वेलिस्नेरिया में जल परागण की प्रक्रिया जो होती है वो संपादित होती है। कुछ पौधों में जल के अंदर ही परागण की प्रक्रिया होती है। पर परागण करने के लिए जीवों द्वारा भी बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। अब पर परागण के लिए जब जीवी कारक शामिल हो जाते हैं तो वह उसमें से जो सबसे ज्यादा पर परागण की क्रिया में सम्मिलित होते हैं वह होते हैं कीट। और कीटों के द्वारा एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाए तो वह कहलाता है कीट परागण की प्रक्रिया। तो बहुत सारे कीट आप लोगों ने देखे होंगे भिन्न भिन्न पुष्पों पर मंडराते हुए। जैसे आप लोगों ने तितलियां तो देखा होगा रंग बिरंगी, जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाकर के बैठते रहते हैं। इसी प्रकार भंवरे होते हैं या मधुमक्खियां होती हैं या बर्र होते हैं। और इस प्रकार के कुछ और कीट होते हैं जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प जाते हैं और पराग कणों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कीट परागण करने वाले जो पुष्प होते हैं उनमें 3 अनुकूलन जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। ये 3 अनुकूलन क्या क्या है देखिए। पहला है कि पुष्प जो होता है वह रंगीन होता है, दूसरा उसमें सुगंध पाया जाता है, तीसरा उसमें मकरंद
ग्रंथि पाई जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पुष्प जो होते हैं वो रंगीन। आप सभी ने देखा है कि बहुत सारे पुष्प जो होते हैं वो बेहद चटक रंगों में पाए जाते हैं, जो विभिन्न कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कीट जो होते हैं, इनके रंग के कारण ही इनकी ओर आकर्षित होकर के उसके ऊपर जाकर बैठते हैं और एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते रहते हैं। इस प्रकार एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। किन्हीं किन्हीं पुष्पों में अगर उसका दल पुंज रंगीन नहीं होता है तो उसके पुष्प का कोई और भाग जो होता है वो रंगीन होकर के इस क्रिया को संपादित करता है। जैसे आपने कागज का फूल देखा होगा, कागज का फूल में जो रंगीन भाग दिखाई देता है वह उसका सहपत्र होता है। कागज का फूल जो होता है वह बिल्कुल रंगहीन होता है, छोटा होता है, इसीलिए सहपत्र रंगीन होकर के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है और यह कीट परागण में सहायता करता है। पर परागण करने वाले पुष्प जब कीट द्वारा परागित होते हैं तो उनमें एक और अनुकूलन होता है सुगंध। उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आती है या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के गंध उसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के कीट इनकी ओर आकर्षित होते जाते हैं और ये परागण की क्रिया को संपादित करते हैं। रात में खिलने वाले पुष्पों में तो हर तरह से सुगंधित होते हैं ये, और इसी के कारण कीट जो होते हैं वो आसानी से इनकी ओर आकर्षित हो पाते हैं और ये परागण की क्रिया को संपादित कर पाते हैं। इसके साथ साथ रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं, इसका दल सफेद होता है, जिसके कारण कीट इनको आसानी से देख पाते हैं। इस प्रकार से सुगंध जो होता है वह भी एक आवश्यक अनुकूलन होता है कीट परागण के लिए। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध पाई जाती है, जैसे जिमीकंद का पुष्प जो होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो विशेष प्रकार के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक उसी प्रकार विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प होता है रैफ्लेशिया, इसमें भी सड़े मांस की जैसी एक गंध उत्पन्न होती है जो विशेष प्रकार के मक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करती है ताकि इनमें परागण की प्रक्रिया संपादित हो सके। इस प्रकार विभिन्न कीट परागित पुष्पों में सुगंध का पाया जाना आवश्यक होता है। और सुगंधित पुष्पों के नाम आप बता सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें तीव्र सुगंध पाई जाती है, और खासकर रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो। बहुत सारे ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनमें कीट परागण के लिए मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। इनके दलपुंज के या इनके पुंकेसर के आधार पर कुछ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिनके द्वारा मीठे प्रकार का एक रस स्रावित किया जाता है, जिसके लिए कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। और जब ये इन मीठे रसों को प्राप्त करने के लिए इन पुष्पों पर बैठते हैं तो इस पुष्प का परागकण जो होता है वह इनके पंखों पर, इनके शरीर पर, इनके पैरों पर चिपक जाता है। और जब यही कीट जब दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है तो इस प्रकार से परागकणों को दूसरे पुष्प तक पहुंचाने का कार्य करता है। इनके द्वारा स्रावित किए जाने वाले इस मीठे रस को मकरंद कहा जाता है। और मकरंद एकत्र करने के लिए खासकर मधुमक्खियां जो होती हैं वह इसी मकरंद के माध्यम से शहद का निर्माण करती है। तो वह इसी को एकत्र करने के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प में बैठती है और यह परागण की क्रिया को संपादित करती है। जीवीय कारकों द्वारा पर परागण करने के लिए कुछ पक्षियां जो होती हैं वो भी पर परागण में सहायता करती है। तो इस प्रकार से जब परागण की क्रिया में पक्षियां भाग लेते हैं तो उसे पक्षी परागण कहा जाता है। कुछ पक्षियां जैसे कि हमिंग बर्ड जो होता है, ये फूलों के रस को ग्रहण करते हैं और फूलों के रस को ग्रहण करने के लिए ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते रहते हैं।
जब ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते हैं, इनकी चोंच जो होती है वो लंबी होती है, जिसके कारण ये पुष्प के रस को ग्रहण करती जाती है और उस क्रिया के दौरान जो पराग कण होता है वो इनकी चोंच में चिपक जाते हैं और जब इसी प्रक्रिया में जब वो दूसरे पुष्प तक जाते हैं तो वहां के वर्तिकाग्र तक इनके पराग कण जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार पक्षी के द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण कहा जाता है। चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण की प्रक्रिया को चमगादड़ परागण कहा जाता है। देखो, चमगादड़ जो होते हैं ये भी कुछ ऐसे विशेष पुष्प होते हैं जिनमें कुछ मीठे पदार्थ पाए जाते हैं जिसको ये ग्रहण करते हैं और इसी प्रक्रिया में यह एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार परपरागण की प्रक्रिया में चमगादड़ भी सम्मिलित होते हैं। तो ये कदम जैसे कि वृक्ष है, इसके पुष्प का रस ग्रहण करते हैं और इसी प्रक्रिया में परागण की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिनके द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है जिसको मेलाकोफिली के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में घोंघे, गिलहरी या सांप के द्वारा परागण की प्रक्रिया की जाती है। घोंघे जो होते हैं वह एरेसी कुल के पादपों में परागण की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गिलहरी जो होती है वो भी गोल्ड मोहर पौधों में परागण की प्रक्रिया को संपादित करती है। तो इस प्रकार से विभिन्न अजैविक और जैविक कारकों के द्वारा परपरागण की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे कि पौधों में जो परपरागण और स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इससे क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियां होती है। चलिए देखते हैं कि स्वपरागण करने वाले पादपों के क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती है। तो स्वपरागण करने से क्या लाभ होता है? सबसे पहले तो परागण की प्रक्रिया जो होती है वो आसानी से संपादित हो जाती है, सुगमता से संपादित हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, इससे क्या होता है, अधिक मात्रा में पराग कणों को निर्मित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, स्वपरागण से क्या लाभ है, इसमें जो सुगंध के लिए, आकर्षण के लिए, मकरंद के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उनको निर्मित करने के लिए इनमें आवश्यक ऊर्जा जो खर्च होती है वो ऊर्जा इन पादपों में खर्च नहीं होती है। इस प्रकार ये अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं, इन क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको बचा लेते हैं। स्वपरागण से अगला लाभ क्या होता है कि जो संतति पौधा उत्पन्न होता है वो बिल्कुल अपने मातृ पौधे के समान दिखाई देता है, अर्थात अपने मातृ पौधे के जैसा ही इसमें लक्षण उपस्थित होता है। स्वपरागण से क्या हानियां होती हैं? स्वपरागण से के परिणाम स्वरूप जो बीज बनते हैं वो अपेक्षाकृत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और संख्या में कम मात्रा में निर्मित होते हैं। इनमें से जो संतति उत्पन्न होती है, इस बीज से जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो दुर्बल होते हैं और ये इनमें बार बार बीमार होने की भी संभावनाएं होती है। जो स्वपरागण से उत्पन्न होने वाले पौधे होते हैं वो एक ही किस्म के पौधे होते हैं, तो इसमें कोई नया लक्षण दिखाई नहीं देता है और इसी के कारण इनमें विकास की संभावना भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आनुवंशिक दृष्टि से एक ही पौधे से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से स्वपरागण के क्या लाभ है, स्वपरागण के क्या हानि है, हमने देख लिया। अब देखते हैं हम कि परपरागण से क्या लाभ और हानियां होती है। परपरागण करने वाले जो पौधे होते हैं इनमें से क्या लाभ होता है? पहला तो इनसे जो पादप का विकास होता है वो नई किस्मों का होता है, अर्थात इसमें दो अलग अलग पुष्पों का लक्षण उपस्थित होता है, इसीलिए इसमें नई किस्मों का विकास होता है। परपरागण करने वाले जो पुष्प होते हैं इनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं और आकर्षक होते हैं। इनके द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है जो वो विकसित होती है और ये वातावरणीय अनुकूलन को प्रदर्शित करती है। इनके द्वारा उत्पन्न जो संतति होते हैं इनमें जो
फल और बीज का विकास होता है वो अधिक मात्रा में होता है और अपेक्षाकृत ज्यादा स्वस्थ होता है। पर परागण से क्या हानियां होंगी? पर परागण की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले तो माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम उपस्थित है तो पर परागण होगा, और यदि माध्यम उपस्थित नहीं है तो पर परागण नहीं होगा। दूसरा, अधिक मात्रा में पराग कणों को निर्मित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पराग कण जो होते हैं वह माध्यम के साथ सही स्थान पर, सही पुष्प पर, सही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये परपरागित पुष्प जो होते हैं उनमें मातृ पौधों के समान लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए मातृ पौधों जैसी शुद्धता इस परागण के द्वारा जो निर्मित संतति होती है उनमें नहीं पाई जाती है। पर परागण करने वाले जो पादप होते हैं, जो पुष्प होते हैं, उनमें जब मकरंद निर्माण होता है, उनमें आकर्षण की प्रक्रिया होती है जिसके लिए वो रंगीन होते हैं, उनमें सुगंध बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इनके लिए वो आवश्यकता से अधिक ऊर्जा व्यय करते हैं, और इसके पश्चात भी इनमें परागण की प्रक्रिया संपादित हो जाए यह आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार से पर परागण से लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती है।